हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश बार चैनल पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का जो चैप्टर नंबर 4 है। इस चैप्टर नंबर 4 में दो कविताएं हैं। पहले का नाम है उत्साह और दूसरे का नाम है अट नहीं रही है। और दोनों की दोनों कविताएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित हैं। ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं ये छायावाद के आधार स्तंभों में से प्रमुख हैं। तो अपन इस चैप्टर को दो पार्टों में कंप्लीट करेंगे। पहले पार्ट में संदर्भ प्रसंग व्याख्या, पाठ का सारांश ये पढ़ेंगे और दूसरे वाले पार्ट में इसी पाठ के टोटल क्वेश्चन आंसर, जीवन परिचय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का और वस्तुनिष्ठ प्रश्न कवर करेंगे। दो पार्टों में आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले 3 चैप्टर हम आप लोगों को कंप्लीट कर चुके हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है। पहले वाले चैप्टर का नाम पद है, जो कि 4 पार्टों में कंप्लीट हुआ था। दूसरा वाला 2 पार्टों में कंप्लीट है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और तीसरा वाला जो है आत्मकथ्य, ये भी 2 पार्टों में कंप्लीट है। थोड़ा सा रिवाइज कराने के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो पहला वाला पार्ट था जिसका नाम है पद, इसके रचनाकार कौन है? सूरदास जी। दूसरा वाला जो पार्ट है उसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो इसके लेखक कौन है या रचनाकार कौन है या कवि कौन है? ठीक है, कुछ भी अपन बोल दें। तो इसके जो रचनाकार हैं वो है तुलसीदास जी। और तीसरा जो पार्ट है ये आत्मकथ्य, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। और अभी ये चौथा पार्ट, तो चौथे वाले पाठ के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बात आई समझ में? और एक चीज कॉमन बता दूं, जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी छायावाद के कवि हैं। दोनों के दोनों छायावाद के आधार स्तंभ हैं। बस अंतर क्या है कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक हैं, यानी कि जनक हैं। ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए छायावाद के जनक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद। बाकी ये कवि दोनों हैं, जयशंकर प्रसाद भी है छायावाद के और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी है। दोनों के दोनों आधार स्तंभ भी हैं। और जब दोनों के दोनों छायावाद से संबंधित है तो दोनों की भाषा कैसी होगी? शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली। कैसी होगी? शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली। क्योंकि ये मैं सब इसलिए बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव बनते हैं। सूरदास की भाषा ब्रजभाषा, तुलसीदास जी की भाषा अवधी भाषा, और जयशंकर प्रसाद तथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दोनों लोगों की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली। चलिए, तो अब पुराना रिवीजन हो गया, आगे की बात करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पाठ का सारांश। पाठ का सारांश यहाँ पर सबसे पहले पाठ देखिए लिखा भी है। पाठ का नाम है उत्साह और अट नहीं रही है, ऑब्लिक लगा हुआ है। इसके रचनाकार या लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब यहाँ पर इस स्लाइड में आपको सबसे पहले उत्साह नामक जो कविता है उसका सारांश दिया गया है। ठीक है। उत्साह गीत में बादल को संबोधित करते हुए जन कल्याण का आह्वान किया है। उत्साह गीत में क्या किया गया है? बादलों को संबोधित किया गया है। और बादलों को संबोधित काहे के लिए किया गया है? जन कल्याण के लिए। काहे के लिए? जन कल्याण के लिए। ठीक है। प्यासी दुखी जनता की इच्छाओं की पूर्ति करने वाला बादल ही है। जो जनता है प्यासी है और दुखी है। और दुखी काहे की वजह से है? गर्मी की वजह से। काहे की वजह से? गर्मी की वजह से जनता बहुत दुखी है और उस गर्मी को दूर करने वाला एकमात्र कारण है, और वो क्या है? बादल। अगर बादल आ जाएंगे और अच्छे जोर जोर से वर्षा कर जाएंगे तो इस पृथ्वी पर क्या हो जाएगी? जो धरा है तप्त है, अर्थात तपती हुई धरती है, वो उसमें क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ठंडक आ जाएगी। और जब जमीन में अर्थात धरती में ठंडक आ जाएगी तो लोगों का जो दुख है गर्मी वाला वो क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। बादल ही नवीन कल्पनाओं एवं नए नए अंकुरों के लिए क्रांति चेतना करने वाला है। अपने प्रिय विषय बादल के माध्यम से निराला जी घनघोर वर्षा करने की मांग कर रहे हैं। निराला जी क्या बात कर रहे हैं? बादलों से मांग कर रहे हैं कि आप आओ और घनघोर वर्षा करो। ठीक है। घनघोर का मतलब क्या होता है? बहुत तेज। ठीक है। साथ ही उसके नष्ट भ्रष्ट करने वाले विनाशकारी रूप को छिपाए रखने का भी आग्रह करते हैं।
अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर वो घनघोर वर्षा करने के लिए तो कहते हैं, लेकिन आगे ये भी कहते हैं कि तुम्हारा जो नष्ट भ्रष्ट स्वरूप है या विनाशकारी जो रूप है उसको क्या करना, छिपाए रखना, नहीं तो जनता क्या हो जाएगी, डर भी जाएगी। बात आई समझ में? जब बादल आते हैं बहुत तेज, गड़गड़ाते हैं, ये चीजों के लिए वो क्या करते हैं कि भाई ये बंद करना, ठीक है। इसको कहते हैं कि ये अपना ये गड़गड़ाने वाला जो रूप है, जो भयंकर वाला रूप है, उसको आप छिपाए रखना। किससे कहते हैं? वो बादलों से। भयंकर गर्मी से जन जन परेशान है, अर्थात जनता क्या है, परेशान है, और उन्हें प्रसन्न करने के लिए वो बादलों का क्या कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। ये था हमारा कौन सा, उत्साह। अब उत्साह के बाद दूसरा आता है क्या हुआ, अट नहीं रही है, ठीक है। अब अट नहीं रही है में क्या बताया गया है, देखिए दूसरा जो गीत है या कविता है, इसका नाम है अट नहीं रही है। अट नहीं रही कविता फाल्गुन की मदमस्त कर देने वाली मादकता को उजागर करती है। फाल्गुन माह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फाल्गुन माह होली के लिए प्रसिद्ध है। काहे के लिए? होली, ठीक है। होली का जो त्योहार है वो फाल्गुन में आता है। पतझड़ के बाद नई कोपलें फूटती हैं। जब पत्ते गिर जाते हैं तो उसमें पेड़ों में नई नई कोपलें अर्थात नवीन पत्ते उगने लगते हैं, रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं। उसे देख करके लगता है कि फागुन के सांस लेते ही सभी तरफ सुगंध फैल जाती है, अर्थात फागुन माह की शुरुआत होते ही चारों तरफ क्या हो जाता है, अच्छा वातावरण बन जाता है। ये बता रहे हैं कवि। इस कविता में फागुन के उल्लास और सौंदर्य का आकर्षक वर्णन हुआ है। इस पूरी कविता में अट नहीं रही में फागुन की सुंदरता का और उसके मतलब जो सौंदर्य है उसका आकर्षक वर्णन किया गया है, ठीक है। अब देखो, इसमें अपन को आपको बता दें 4 पद हैं। 2 पद हैं बादल वाले के और 2 पद हैं अट नहीं रही के। तो चारों पदों की अपन क्या करेंगे, संदर्भ प्रसंग व्याख्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहला, और इसमें जो इंपॉर्टेंट है, एक पद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे पुराने वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि 4 पंक्तियां आई थी, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर होने वाले उन हंसते होने वाली उन बातों की। ये 2 पंक्तियां और 2 और हैं, ऐसी 4 पंक्तियां आई थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में आती हैं। ऐसे ही यहाँ पर 4 पद पढ़ा रहेंगे आपको, 4 ही है उसमें। तो इसमें एक पद आएगा, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। उसको आप लोगों को बिल्कुल याद कर लेना है हर हाल में। बाकी के 3 पद आप याद हो या ना हो, आपको केवल समझना है, ठीक है। लेकिन वो तीसरा वाला जब आएगा तो हम आपको बताएंगे कि ये वाला आपको याद कर लेना है, वो है इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है। चलो शुरू करते हैं। पहला पद, पहला पद है बादल गरजो। बादल वाले पार्ट से लिया गया है। पहली पंक्ति यहां पर बोला गया है बादल गरजो है। अब देखो, यहां पर मैं आपको बता दूं, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं। और इस पार्ट में मैंने एक नई चीज की है, और वो क्या है कि जो जो आपको जो कठिन शब्द है वो मैं केवल बताया करता था, इस बार मैंने बगल में लिख भी दिए हैं ताकि आप लोगों को लिखने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो देखो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि और मैं कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। अब देखो, सबसे पहले मैं इनको छोटे छोटे जो शब्द हैं कठिन कठिन लग रहे हैं आपको, इनके अर्थ बताता हूं ताकि आपको इसका अर्थ शायद आसानी से समझ में आ जाए। देखो, बादल है शुरुआत में, तो बादल का तो बताने की बात है नहीं, बादल सब जानते हैं। गरजो, गरजो का मतलब होता है गर्जना करना। देखो मैंने यहाँ पर लिखा होगा गर्जन, लिखा एक शब्द, ये लिखा है गर्जन, तो गर्जन का मतलब क्या होता है, गर्जना करना, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, घेर, तो घेर आपको पता है, घेर मतलब होता है चारों तरफ से आ जाना, ठीक है, दोबारा से घेर है। घोर, एक ये शब्द आया है घोर, तो देखो यहां पर आप देखो घोर का मतलब लिखा हुआ है घनघोर। घोर का मतलब क्या लिखा हुआ है, घनघोर, ठीक है। तो अब आता है गगन। गगन मतलब होता है आकाश, अंबर, कुछ भी, ठीक है। यहाँ गगन का मतलब भी देखो ये लिखा है गगन अर्थात आकाश। धराधर, अब देखो एक नया शब्द आया धराधर। अब ये धराधर भी आकाश के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए प्रयोग किया गया है, आकाश के लिए, ठीक है, याद रखे रहना। धराधर ओ। अब ललित, ललित एक शब्द ये आया है दोबारा से, दोबारा ललित, ललित, तो ललित मतलब होता है सुंदर। देखिए ललित मतलब क्या होता है, सुंदर।
अगर आप लोगों में से किसी का नाम ललित हो तो आप अपने आप को समझ लेना कि मैं सुंदर हूँ, ठीक है। काले तो समझ में आता है, घुंघराले। अब घुंघराले मतलब होता है घुमावदार। क्या होता है? घुमावदार। बाल यानी बालक। अब कल्पना, बच्चे के विभिन्न प्रकार के जो मन में विचार आते हैं उसको कहते हैं बाल कल्पना। कैसे? पाले। यहाँ एक शब्द है जो कि यहाँ पर लिखा है क्या? पाले। ठीक है। तो पाले का मतलब होता है उस चीज में निपुण होना या उसको निभाना। ठीक है। विद्युत, विद्युत मतलब होता है बिजली। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा है देखो, विद्युत, विद्युत मतलब होता है बिजली। घुंघराले, घुंघराले मतलब होता है घुमावदार। और ये धराधर मतलब ये लिखा है बादल। ललित, ललित यानी ये लिखा है सुंदर। सब मीनिंग लिखी हुई है। ठीक है। विद्युत छवि, छवि मतलब होता है तस्वीर जिसको कहते हैं अपन लोग फोटो। उर मतलब क्या होता है? हृदय। उर मतलब क्या होता है? हृदय। नव जीवन, नव जीवन मतलब होता है नया जीवन। ठीक है। वज्र, वज्र मतलब होता है कठोर। क्या होता है? कठोर। आपको पता है इंद्र के पास एक अस्त्र था दधीचि की अस्थियों के द्वारा बना हुआ, जिसको वज्र कहा जाता था। ठीक है। और सबसे कठोर अस्थियां थी मतलब किसकी? दधीचि की। ठीक है। छिपा का तो मतलब छिपा हुआ होता है। नूतन, नूतन मतलब होता है नया। और भर मतलब होता है भरना। और बादल गरजो। अब इतने मुझे कठिन कठिन शब्द जो समझ में आए थोड़ा बहुत, उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो घेर मतलब होता है चारों तरफ से घेर लेना। घोर मतलब क्या होता है? घनघोर। धराधर मतलब बादल। और ललित मतलब सुंदर। घुंघराले मतलब होता है घुमावदार। बाल कल्पना मतलब होता है बच्चे के विचार। विद्युत मतलब होता है बिजली। उर मतलब होता है हृदय। ठीक है। नवजीवन मतलब होता है नया जीवन। वज्र मतलब होता है कठोर। नूतन अर्थात होता है नया। और भर दो मतलब होता है भरना। ये सब चीजें समझ में आ गई। चल, अब इसका अपन अर्थ पढ़ते हैं। बादल गरजो। कवि जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बादलों से कहते हैं कि गरजो। क्या कहते हैं? गरजो। घेर घेर घोर गगन धराधरो। चारों तरफ से घेर करके, मतलब क्या करके? बहुत तेज बन करके आ जाओ। ठीक है। धराधरो, अरे बादलो। ललित, ललित सुंदर घुंघराले, बड़े सुंदर सुंदर। घुंघराले अर्थात होता है घुमावदार बालों वाले। ठीक है। काले काले घुमावदार बालों वाले जैसे बच्चे के होते हैं। बाल कल्पना कैसे पाले। और विद्युत छवि उर में, विद्युत मतलब होता है बिजली जैसी चमक। ठीक है। हृदय में कवि नवजीवन वाले, तो नवजीवन अर्थात लोगों को नया जीवन प्रदान हो जाएगा क्योंकि गर्मी से लोग बड़े परेशान हैं। वज्र छिपा नूतन कविता। और अपनी कठोरता को अपने अंदर क्या कर लो? छिपा लो। ठीक है। कविता फिर भर दो। पहले तो अपने जो कठोरपन है उसको आप छिपा लो, और उसके बाद अपना सौंदर्य पूरे में क्या करो? फैलाओ। बादल गरजो, ऐसी बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं गरजो, लेकिन ऐसा नहीं कि लोग डर जाएं। ठीक है। अब देखो संदर्भ। ठीक। तो संदर्भ आप सबको पता है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी का नाम क्या है? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक जो अपन पढ़ रहे हैं इसका नाम है क्षितिज। क्षितिज हिंदी के पाठ उत्साह से ली गई है। बस इतना तो चेंज करना पड़ता है। देखिए आपको ये पाठ का नाम, जब अपन अट नहीं रही वाली पढ़ेंगे तो यहाँ उत्साह की जगह पर क्या बोल देंगे? अट नहीं रही है। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज हिंदी के पाठ उत्साह से ली गई हैं। और इसके रचनाकार, इसके रचनाकार क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है। तो ये तो फिक्स रहेगा, चारों पदों में यही रहेगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है। प्रसंग, इन पंक्तियों में कवि बादलों से गरज तरज कर घनघोर वर्षा करने का आग्रह कर रहे हैं। तो ये प्रसंग हो गया। अब देखो यहां पर आप देख पा रहे हो विशेष, विशेष लिखा जाता है व्याख्या के बाद। काय के बाद? व्याख्या के बाद। ठीक है। लेकिन मैंने इस वाले पद में पहले जरूर मतलब लिख दिया है क्योंकि वो उस वाली जो व्याख्या वाली जो स्लाइड है उसमें जगह नहीं थी। ठीक है। तो आप लोगों को कॉपी में इसको व्याख्या के बाद में ही लिखना है, अभी शुरुआत में ना लिख लेना। विशेष देखो भाई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इनकी बोली क्या है, मतलब बोली क्या है या भाषा क्या है? शुद्ध साहित्य खड़ी बोली, एक चीज। और ये ध्यान से सुनो, ये जो दो विशेष है ना, ये पूरे पदों में चलेंगे, कोई ये नहीं है कि एक में ही चलेंगे। शुद्ध साहित्य खड़ी बोली शब्द में अनुप्रास। अब अनुप्रास अलंकार आएगा जब अपन पढ़ेंगे, तो मतलब अपन ने पढ़ा ना, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश कहाँ होता है? जब कोई पद दो, कोई शब्द दो बार आ जाए लगातार, तो दोबारा से आ जाता है तो उसको पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है। जैसे घेर घेर, तो घेर घेर में क्या है? पुनरुक्ति। घेर घेर घनघोर, ये तीनों शब्दों को अगर पढ़ा जाए तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और बाल कल्पना आया था वहां पर, तो बच्चे से मतलब बच्चे से कल्पना की है, तो वहां पर उपमा अलंकार है। तुलना की जाती है तो उपमा अलंकार है। अनुप्रास हो गया, पुनरुक्ति हो गया, उपमा अलंकार, ये तीनों अलंकार हैं इस पद में। शुद्ध साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग है, ये विशेष मैंने बता दिया। अब चलते हैं अपने व्याख्या पर, अर्थात अर्थ पर। कवि कहते हैं कि बादल गरजो। ठीक है। शुरुआत में है ना बादल गरजो, वहां पर बोला गया है कवि कहते हैं कि बादलों,
तुम घनघोर गर्जना करो, समस्त आकाश को अपनी घनघोर गर्जन से घेर करके चारों ओर छा जाओ। सुंदर सुंदर काले रंग वाले घुमावदार बादलों, बच्चे की कल्पना की तरह विस्तृत बन जाओ। जिस प्रकार से बच्चे की कल्पना होती, बच्चा न जाने क्या क्या सोचता रहता है, ठीक है, उसका कोई अंत नहीं होता है सोचने का, उसी प्रकार से आप भी विस्तृत बन जाओ और बिजली की सी सुंदरता अपने हृदय में भर करके नवीन जीवन का संचार करने वाले बन जाओ। कवि कहते हैं कि बादलों, तुम अपने कठोर रूप को छिपा लो। यहाँ पर पा पतंग का थोड़ा सा पूरा बनाना है, आधा बना हुआ है रूप, ठीक है, को छिपा लो और नवीन कविता के सृजन का वातावरण सभी ओर बना दो। कवि मानते हैं कि समाज को नवीनता की ओर ले जाने का कार्य साहित्यकार करता है। कवि का मानना क्या है? समाज को नवीनता की ओर ले जाने का कार्य कौन करता है? साहित्यकार करता है। इसीलिए नवीन चेतनापूर्ण कविता के लिए आग्रह किया है। कवि ने काय के लिए आग्रह किया है? नवीन चेतनापूर्ण कविता के लिए आग्रह किया है। और कवि कहता है कि बादलों, तुम गर्जना करो। ठीक है, बात आई समझ में? कोई दिक्कत? चल, या गर्जना करो, जोर जोर से गर्जना करने के लिए कहता है। तो पहला वाला पद कंप्लीट होता है, दूसरे वाले पद पे अपन चलते हैं। दूसरा वाला पद है, बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। सुनिए थोड़ा सा, पहले तो मैं विशेष का एक्सप्लेन करना है। विशेष का एक्सप्लेन करने के लिए देखो यहाँ पर एक पुनरुक्ति प्रकाश है, विकल और विकल, एक शब्द बार बार आ गया, दो बार, विकल और विकल, तो यहाँ पर क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है, अब और आगे देखो, आए अज्ञात, आए अज्ञात में आपका अनुप्रास है। क्या है? आए अज्ञात में अनुप्रास है। क्लियर हो गया? चल, अब विकल शब्द आया यहाँ पर, तो विकल का मतलब देखो यहाँ लिखा हुआ है बेचैन या व्याकुल। उन्मन, उन्मन का मतलब होता है अनमना। विश्व तो संसार होता है। निदाघ, ये शब्द देखो ध्यान से सुनो, उन्मन मतलब होता है अनमना और निदाघ, इससे सब लोग परेशान हैं। निदाघ मतलब गर्मी। सकल मतलब होता है सभी, जन मतलब होता है लोग, आय मतलब होता है आना, अज्ञात मतलब जो ज्ञात ना हो, जिसका पता ना हो, दिशा मतलब पता नहीं किस दिशा से आए हो, अनंत जिसका कोई अंत ना हो, क्या हो? जिसका कोई अंत ना हो, घन, घन यानी बादल, तप्त यानी तपती हुई, धरा यानी पृथ्वी, जल तो पता है, फिर दोबारा शीतल कर दो अर्थात ठंडक पहुंचा दो, बादल गरजो। ये सभी के मीनिंग अपन ने बता दिए हैं, लिखे भी हैं बगल में, देख लेना। विकल मतलब क्या होता है? बेचैन। उन्मन मीन्स क्या होता है? अनमना। विश्व यानी क्या होता है? संसार। निदाघ यानी क्या होता है? गर्मी। सकल यानी सभी। जन यानी लोग। आय यानी आना। अज्ञात मतलब होता है जिसका पता ना हो यानी अनजान। दिशा तो पता ही है, अनंत जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, तप्त यानी कि तपती हुई या तपी हुई, धरा यानी कि होता है धरती, जल से फिर शीतल कर दो, बादल कर दो। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन। तो इस पंक्तियों में कभी ये कहते हैं कि लोग क्या थे? बेचैन थे। उन्मन थे अर्थात अनमने थे। विश्व के अर्थात सभी, पूरे संसार के, निदाघ अर्थात गर्मी के कारण सकल जन, तो विश्व के सभी लोग गर्मी के कारण बहुत क्या थे? परेशान थे, अनमने थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, न जाने किस दिशा से, अनंत अर्थात जिसका कोई अंत ना हो, ऐसे वाले बादल आए। तप्त धरा, तप्त धरा जल से फिर, और इस तपती हुई धरा को जल से क्या कर दो? शीतल कर दो, अर्थात पानी बरसा दो, और इस पृथ्वी को क्या कर दो? ठंडक से ला दो। ठीक है, अर्थात यहाँ पर चारों ओर ठंडक का वातावरण बना दो, ऐसा को कहते हैं। संकेत आपका ये है, संदर्भ बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज हिंदी के पाठ उत्साह से ली गई हैं। इसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। प्रसंग, इन पंक्तियों में कवि ने बादलों से आग्रह किया है कि इस भयंकर गर्मी के ताप से तपती धरती पर व्याकुल आदमियों पर जल वर्षा कर दो और उन्हें क्या कर दो? शीतल कर दो। ठीक है, व्याख्या विशेष आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, विशेष वही है, शुद्ध साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग, और दूसरा अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का प्रयोग है। ठीक है, इधर कवि कहते हैं कि संसार के सभी लोग भयंकर गर्मी के कारण व्याकुल तथा अनमने हैं। ऐसे में अनजान दिशा से आकर के हे बादलों, ताप से तपती, यहां तप लिखा ना, ताप लिख लेना आप लोग, ताप से तपती हुई पृथ्वी को जल वर्षा का ठंडा कर दो। यहाँ बड़ा ताकी मात्रा, यहाँ पे आकी मात्रा लगा देना। ठीक है, यहाँ लिखे दे रहा हूं ज्यादा हो तो। ताप, क्या लिखना है आपको? ताप, वो छोटा
ता लिखा था, बड़ा था। हाँ, कवि कहते हैं कि संसार के सभी लोग भयंकर बड़ी गर्मी के कारण व्याकुल तथा अनमने हैं। ऐसे में अनजान दिशा से आकर के हे बादलों, ताप से तपती हुई पृथ्वी को जल वर्षा का ठंडा कर दो। हे बादलों, तुम गर्जना करके वर्षा कर दो। क्लियर हो गया? चलो, विशेष अपना कंप्लीट है। तो ये उत्साह पद, उत्साह जो कविता है वो पूरी की पूरी कंप्लीट होती है और उत्साह के 2 पद अपन ने एक्सप्लेन कर लिए। अब पढ़ेंगे तीसरा पद जो कि रहेगा अट नहीं रही है। देखो लिखा भी है, अट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, अट नहीं रही है। अब सुन लो, इसमें आपको इसके शब्दार्थ देखने को नहीं मिल रहे। मिल रहे क्या? तो इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि बहुत सिंपल है, कोई इसमें कैसा कोई कठिन वर्ड नहीं है। देखो, अट मतलब होता है हटना, ठीक है। नहीं रही है, कोई बात नहीं है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ एक शब्द आया। नभ मतलब होता है आकाश, आसमान, ठीक है। मैं तुम पर एक शब्द आया, इसका मतलब होता है पंख। क्या होता है? पर मीन्स होता है पंख, ठीक है। तो मैं आपको इसको यहां पर ज्यादा दिक्कत हो तो मैं लिखे दे रहा हूं कि पर मीन्स क्या होता है? पंख होता है। पर मीन्स क्या होता है? पंख, ठीक है। पर मीन्स पंख होता है, ये एक नया वर्ड आपको देखने को मिला। और नभ मीन्स क्या होता है? आसमान होता है। लो, ठीक। और कोई कठिन वर्ड बिल्कुल नहीं है। तो देखो, इसका जो संदर्भ है वही है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज हिंदी के पाठ अट नहीं रही से ली गई है। इसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, आप समझते हैं। कहीं सांस लेते हो, तो कभी ये कहते हैं कि जैसे ही आप सांस लेते हो तो पूरा घर भर देते हो। फागुन की बात चल रही है, ध्यान से सुनना। फागुन की सुंदरता है, जैसे ही फागुन शुरुआत होता है तो चारों तरफ क्या होती है? सुंदरता दिखाई देने लगती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, और ऐसा लगने लगता है कि प्रत्येक इंसान को अपने मन में ये लगने लगता है कि मैं पंख लगा करके क्या करूं? उड़ जाऊं। कहां उड़ जाऊं? बादलों में, अर्थात आसमान में उड़ जाऊं। और ये काम कौन करता है? फागुन की सुंदरता। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, मतलब यदि मैं उस सुंदरता से आंख भी हटाता हूं तो वो सुंदरता हट नहीं रही है। और अंत में कहते हैं अट नहीं रही है, ठीक है। तो इसका प्रसंग क्या हो जाएगा? इन पंक्तियों में कवि ने फाल्गुन माह के सुगंधमय वातावरण के आकर्षण का चित्रण किया है। अब व्याख्या समझा दी है, पढ़ लीजिए आप एक बार। कवि निराला जी फागुन से कहते हैं कि तुम जहां कहीं भी सांस लेते हो, वहीं प्रत्येक घर को सुगंध से भर देते हो। इस मदमस्त वातावरण में सभी का मन होता है कि पंख लग जाएं तो आकाश में विचरण करें। विचरण मतलब उड़ना, फैलना, ठीक है, घूमना जिसको कह दें। फागुन में प्रकृति की सुंदरता इतनी मनमोहक है कि उससे आंख हटाने का प्रयास किया जाए तो आंख हटती ही नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये था इसकी मतलब व्याख्या, विशेष आपको बता दिया गया है। अब आता है अंतिम पंक्तियां, यानी अंतिम पद और सबसे इंपॉर्टेंट पद। ये लिख दिया मैंने, IMP, ठीक है। ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एक पद ऐसा आएगा, पंक्तियां ऐसी आएंगी जो आपको अच्छे से पढ़नी है, इसको याद ही करना है, ठीक है। देखो, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद 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 पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, और अंत में है अट नहीं रही है। सुनिए, पत्ते तो जानते हो, लदी डाल जानते हो। लदी मतलब होता है भरी हुई, डाल मतलब होता है डाली। कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी, उर में, उर मतलब होता है हृदय। क्या होता है? हृदय। मंद, मंद मतलब होता है धीमा। गंध यानी होता है सुगंध। पुष्प यानी होता है फूल, ठीक है। और माल अर्थात माला। पाट पाट, तो पाट पाट का मतलब होता है सब जगह। शोभा मतलब होता है सुंदरता, और श्री मतलब भी होता है सुंदरता। शोभा मतलब भी सुंदरता होता है, और श्री मीन्स भी क्या होता है? सुंदरता। दोनों का मतलब सुंदरता होता है। पट का मतलब होता है समाना। ये जो पंक्तियां मतलब इसमें जो थे वो अपन ने क्या कर दिए? बता दिए। अब कभी यहां पर कहता है पत्तों से लदी डाल, मतलब चारों तरफ जो डालियां हैं वो पत्तों से लद गई हैं। कहीं हरी कहीं लाल, कहीं कहीं पत्तियां हरी हैं तो कहीं लाल। अब आप कहोगे सर ये लाल पत्तियां कैसी होती हैं? तो जब पौधों में नवीन कोपलें अर्थात नई नई पत्तियां जब आती हैं, नवीन पत्तियां, तो वो शुरुआत में कुछ लालिमा
लिए हुए होती हैं, ठीक है। तो जो कोपलें होती हैं वो लाल होती हैं और फिर वही धीरे धीरे करके जब बड़ी हो जाती हैं तो फिर वो क्या बन जाती है, हरे कलर में परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है। कहीं पड़ी है उर में, कहीं कहीं उर अर्थात हृदय में, मंद गंध पुष्प की माल, कहीं कहीं हृदय में पुष्प की क्या है, माल पड़ी हुई है, मतलब माला पड़ी हुई है। तो यहाँ पर माला का मतलब ये, हृदय का मतलब ये नहीं कि हृदय में, मतलब चारों तरफ फूल खिल गए हैं, ये बात बोली गई है। फूलों की सुगंध चारों तरफ क्या हुई है, फैली हुई है, ठीक है। पाट पाट शोभा श्री, और सब जगह सुंदरता जो है वो पट नहीं रही है, अर्थात समा नहीं रही है। क्या नहीं हो रही है, सुंदरता, फागुन की सुंदरता चारों तरफ जो है इतनी फैल गई है कि वो समा नहीं रही है। क्लियर हुआ। चलिए संदर्भ प्रसंग, संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग में थोड़ा सा चेंजिंग आएगी। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज हिंदी के पाठ अट नहीं रही से ली गई हैं। इसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं और प्रसंग है, इन पंक्तियों में कवि ने फाल्गुन माह की हरियाली, सुंदरता तथा सुगंधित वातावरण का वर्णन किया है। अब आते हैं अपना अर्थ, जो कि आपको अभी अभी समझाया है, तो एक बार पढ़ना बस है। कवि कहते हैं कि पेड़ पौधों की पत्तियां या पेड़ पौधों की डालियां पत्तों से भरी हुई है, कहीं पर हरे पत्ते हैं, कहीं पर लाल लाल कोपलें हैं, कहीं पर वृक्षों के ऊपर धीमी धीमी सुगंध बिखेरने वाली फूलों की लड़ियां पड़ी हुई हैं। प्रकृति का एक अंग सौंदर्य से सुशोभित है, इतनी अधिक सुंदरता है कि वहां समा नहीं पा रही है, ठीक है। तो ये थी पंक्तियां, इनका अर्थ और पूरे पाठ का अपना सारांश हो गया, एक एक पद का संदर्भ प्रसंग व्याख्या हो गई, ठीक है। तो कंप्लीट होता है। अब अपन नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे इस पाठ के पूरे प्रश्न उत्तर, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे और अंत में क्या पढ़ेंगे, अपन इस पाठ के पूरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वाले चैप्टर का इंतजार, नेक्स्ट वाले पार्ट का इंतजार करना। नेक्स्ट वाले पार्ट में आपका ये चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय राम जी की।